हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। और ये है आपके एसपी बुक का 11th चैप्टर। ऑलरेडी हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। वन बाय वन हमारे बहुत अच्छी तरह से सारे कंटेंट कवर हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 10 तक सारा सिलेबस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है और वन बाय वन आपको ये लेक्चर्स व्यू करने। अब ये जो चैप्टर है इतना टफ नहीं होगा आई थिंक सो आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो चैप्टर का जो कंटेंट है ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर 12th इकोनॉमिक्स, या आप पढ़ने वाले होंगे या तो आप पढ़ चुके होंगे। वट एवर, मतलब जो भी केस होगा, कॉलेजेस या आपके क्लासेस जितना भी कवर किया होगा उसमें से वन ऑफ द चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स में है जो आपको ये सारे जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं आपके ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में आया हुआ है। तो शायद मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये समझने में कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। हाउएवर, मैं तो वैसे भी आपको डिटेल में पढ़ाने ही वाली हूँ कि अगर ये समझ के कि आप इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानते हो, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। हम ये पढ़ने से मतलब ये जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो मैं ये समझ के ये सोच के पढ़ाऊंगी कि आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके लिए क्या दिया हुआ है। तो देखो, जैसे आपने बैंक जो है, जो हमारे कंट्री में बैंक्स है एक्चुअली वर्क कैसे करती है ना, बैंक्स के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट भी बैंक की तरह ही काम करता है। इसके लिए मुझे पहले बैंक्स का जो वर्किंग है वो समझाना है। देखो, बैंक्स का काम करने का तरीका कैसे रहता है। अब जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे डेफिसिट यूनिट रहते हैं, है ना। डेफिसिट यूनिट मतलब जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है एज अ लोन, और कुछ इकोनॉमी में सरप्लस यूनिट रहते हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं टू इन्वेस्ट। तो देखो, या तो ये जो सरप्लस यूनिट है या तो वो बैंक में जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बैंक, इन द फॉर्म ऑफ एफडी, इन द फॉर्म बहुत सारे ऐसे मीडियम्स आते हैं, म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारे तौर तरीकों से ये सरप्लस यूनिट जो है अपने जो फंड्स है, सरप्लस जो फंड है वो बैंक में लेके जा सकते हैं। नहीं तो अगर उनको बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो अगर अच्छी नहीं लग रही है तो एक और हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सोर्स है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो आपको तरह तरह के कस्टमाइज फॉर्म में ये सरप्लस यूनिट के जो फंड है वो इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आपको पता है वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए। आप इनमें से कोई भी सिक्योरिटीज खरीद के, या जिसको मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोलती हूँ, कोई भी सिक्योरिटीज खरीद के आप अपना जो सरप्लस फंड है, ये लोग जिनके पास सरप्लस फंड है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया। अब ये दोनों क्या करते हैं, जब इनके पास ये सरप्लस यूनिट से पैसा आता है तो ये दोनों किसको दे देते हैं, डेफिसिट यूनिट्स को दे देते। अब ये डेफिसिट यूनिट होते कौन है, जैसे कंपनीज हो गए, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गए, या बहुत गवर्नमेंट्स हो गए, जिनको टाइम टू टाइम फंड की रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। जैसे कंपनी तो एक मेन फर्म, मतलब फर्म बोल सकती हूँ, या ऑर्गेनाइजेशन है जिनको टाइम टू टाइम किसी ना किसी फंड की जरूरत ही होती है, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ फंक्शन करना ही पड़ता है, एक्सपेंशन का, या तो न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ता है, व्हाटएवर, या तो ऑल ओवर अपने वो ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे ही ये पूरी दुनिया काम करती है। जैसे बैंक्स कैसे सरप्लस यूनिट से फंड लेके डेफिसिट यूनिट्स को प्रोवाइड करती है। अब ये जब सरप्लस यूनिट प्रोवाइड करती है इनको, तो बदले में इनको क्या दिया जाता है, जैसे एफडी पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट कितने रेट पे दिया जाता है, 6%। बट वही अगर बैंक ये डेफिसिट यूनिट को प्रोवाइड करेगी फंड, तो उनसे कितना लेगी इंटरेस्ट, 10% टू मिनिमम 10% तो होता ही है,
10% to 15% तक वो इंटरेस्ट कलेक्ट करती है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस, एफडी पे देते वक्त वो 6% दे रहे हैं और लेते वक्त वो 10 to 15% ले रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वही तो बैंक लोगों का क्या रहता है, इनकम रहता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बैंक की बात। सेम फंक्शन कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट। कि अब इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों के पास क्या है, अब ये स्टॉक मार्केट को इमेजिन करो, ये फाइनेंशियल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट एक टाइम के लिए इमेजिन करो। ठीक है, अब मेरे पास सरप्लस फंड है तो मैं जाती हूँ स्टॉक मार्केट के पास, बहुत सारी कंपनीज को व्यू करती हूँ और मुझे जो स्टॉक मार्केट है बहुत सारे ऑप्शंस देता है। अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती तो मैं डिबेंचर्स परचेज कर लेती हूँ। अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहती हूँ तो मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती हूँ, है ना। थोड़ा लेना भी चाहती हूँ, थोड़ा नहीं भी रिस्क लेना चाहती हूँ तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर करती हूँ। तो फाइनेंशियल मार्केट के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हैं। अब मैं इस फाइनेंशियल मार्केट पे जाऊंगी और मेरे हिसाब से, मेरे रिस्क एबिलिटी के हिसाब से, मेरे कस्टमाइजेशन मतलब मेरे हिसाब से वो सारी चीजें मैं ऑप्ट कर लूंगी। जितना भी मेरे पास पैसा है मैं उस पैसों को मेरे हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर लूंगी। ठीक है, अब जितना भी मेरे पास पोर्टफोलियो में क्रिएट हुआ है ना, जितना भी मैंने दिया है, ऑफ कोर्स ये फाइनेंशियल मार्केट किसको देता है, वेरियस कंपनीज को फंड प्रोवाइड करता है। जिस कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे, जिस कंपनी के आपने डिबेंचर्स खरीदे, तो एक इंटरमीडियरी की तरह ये फाइनेंशियल मार्केट काम करता है। जस्ट लाइक बैंक का जैसे आपने देखा, तो वैसे ही ऑलमोस्ट फाइनेंशियल मार्केट का वर्किंग रहता है। एक इंटरमीडियरी रहता है, एक मिडिल मैन की तरह रहता है कि जो सरप्लस इन्वेस्टर्स, सरप्लस यूनिट मतलब इधर इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, इनका नाम क्या हो गया, इन्वेस्टर्स, और इनका नाम क्या हो गया इधर, बोरोअर। तो जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करते हैं आके फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट में आके ये बोरोअर उसी पैसे को एज अ लाइबिलिटी उठाते हैं, मतलब लेके जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एज अ इन्वेस्टर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं फाइनेंशियल मार्केट में आऊंगी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स खरीद लूंगी। तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू किसको पैसा मिल गया, रिलायंस इंडस्ट्री को पैसा मिल गया। तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये जो पैसा है एक लाइबिलिटी की तरह है। ठीक है, तो यही चीज आपको बताई हुई है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में। सो इन एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा मे हैव एक्सेस फंड एंड मे वांट टू इन्वेस्ट इट। तो इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ बिजनेसमैन के पास, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट के पास क्या रहता है, नीड ऑफ फंड रहता है, और इन्हीं लोगों को हम बोरोअर बोलते हैं या डेफिसिट यूनिट भी बोल सकते हैं। एंड इन्वेस्टर लेंड मनी टू बोरोअर थ्रू मार्केट कॉल फाइनेंशियल मार्केट। तो जो इन्वेस्टर्स है वो बोरोअर को फंड प्रोवाइड करते हैं थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। अब किसी किसी के ना दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैम बोरोअर तो हम तब बोलते हैं ना कि जब वो बोरोड फंड को लेता है मार्केट से। नहीं, इधर ये वो वाला कंसेप्ट अप्लाई मत करना। इधर बोरोअर सिर्फ इस चीज को साबित करने के लिए, मतलब इस चीज को के लिए किया गया है कि उसने मतलब अपने ऊपर क्या उठाया है, लाइबिलिटी उठाई है, इसीलिए वो बोरोअर है। ऐसा सिर्फ डेट के, मतलब आपके दिमाग में अभी तक यही आया है कि जब हम डेट एज अ डेट लाइबिलिटी लेते हैं तब हम बोरोअर कहलाते हैं। बट फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं शेयर्स के तरह भी लाइबिलिटी उठा रही हूं, है ना, कंपनी, मैंने सामने वाले को शेयर्स दिया है और मैंने उनके पैसे को लिया है मेरे कंपनी को चलाने के लिए, तो स्टिल फ्रॉम दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक बोरोअर हूं। ठीक है, नॉट सिर्फ वो वाला दिमाग में फिक्स करके मत रहना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, तो इधर इन्वेस्टर कौन होता है, जो इन्वेस्ट करता है, और बोरो कौन होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा लेता है। चाहे वो आप डेट के फॉर्म में ले रहे हो या इक्विटी के फॉर्म में ले रहे हो, इधर फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपको नाम क्या दिया गया है, बोरोअर दिया गया है। ओके, नाउ फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल असेट दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर एक्सचेंज और बॉट एंड सोल्ड। तो समझ लो, अब फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आपको बोला था बहुत सारे
ऑप्शंस आते हैं आपके पास, बहुत सारे सिक्योरिटीज आते हैं, उसी सिक्योरिटीज को इधर क्या नाम दिया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला है, जो फाइनेंशियल असेट की तरह भी, असेट भी आप उसको बोल सकते हो। अब देखो, जो कंपनी इसे इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट असेट होगा, और जो कंपनी इसको, इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेके मतलब पैसा ले रहे हैं, लाइबिलिटी सह रहे हैं। एक मिनट, जैसे इधर ही मैं बता देती हूँ, ठीक है, नहीं मैं दूसरा क्रिएट करती हूँ। जैसे ये फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, एक तरफ कौन है, इन्वेस्टर है, एक तरफ कौन है, बोरोवर। अब देखो इधर क्या मिलता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिलता है फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, आप उसे बॉन्ड भी नाम दे सकते हो, डिबेंचर, शेयर्स या डिपॉजिट, एनीथिंग। अब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर आया, इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इसने खरीदा, ठीक है, खरीदा इन द सेंस कि इसको पैसे देने पड़े होंगे उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए। तो अब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अब इस इन्वेस्टर के लिए क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल असेट बन जाएगा, ठीक है, इसके बैलेंस शीट में एज अ फाइनेंशियल असेट दिखेगा ना। वही बोरोअर के एंगल से देखो, अब जब इसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा होगा तो इस बोरोअर ने बेचा होगा इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, और जब बेचते हैं तो क्या मेरे पास पैसे आए होंगे, है ना, एज अ सेलर, मतलब मैंने, बोरोअर ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचा ना, इसने बाय किया और इसने सेल किया। तो जब इसने सेल किया तो इसके पास इन रिटर्न क्या आया होगा, पैसे आए होंगे। तो अब इसने लेंड किए हुए पैसे बोरो किए हुए हैं, तो इसके लिए बोरोअर के लिए वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और इसके लिए क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल असेट, क्योंकि इसने पैसे दे के खरीदा है। समझ में आ रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट, और इसको इधर पैसे देने पड़े होंगे। ये नहीं समझ में आया तो ये थोड़ा पिक्चर ड्रॉ कर लेना। इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल असेट होता है, और बोरोअर के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोरोअर बेचता है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर खरीदता है, तो उसके हिसाब से वो लॉजिक है। तो वही चीज इधर बोला हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है इन्वेस्टर के पास, जो उसके पास सेविंग्स थी, ठीक है, एक्सेस फंड थे, सेविंग मतलब एक्सेस फंड जो थे, उसको, उस इन्वेस्टर को हेल्प किया जा रहा है कि आप अपने सेविंग किसी अनप्रोडक्टिव फंड में लगा के, अनप्रोडक्टिव जगह लगा के, मतलब घर में कैश रख दिया आपने, एफडी में लगा दिया, ऐसे अनप्रोडक्टिव जगह लगाने के बजाय आप कहां पे इन्वेस्ट करो, आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करो, जहां से आपके पास जो रिटर्न्स आएंगे वो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो वो जो फाइनेंशियल मार्केट है, इन्वेस्टर को किस चीज में हेल्प करता है, उनके सेविंग्स को एक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, जो ज्यादा रिटर्न्स दे पाए इन्वेस्टर्स को। So thus the financial market act as a intermediary between investors and borrower। तो इसीलिए तो फाइनेंशियल जो मार्केट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है। वो एक बीच वाला आदमी खड़ा रहता है जो बोलता है चलो दो दो पैसे अगर आपके पास है मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इधर जाके उनको दे देता है जिनको वो पैसे रिक्वायर्ड है, कहीं पे उनको पैसे लग रहे हैं, तो इनके पैसे लेके उनको उनकी जगह पे किसी को दे देना, तो इन्वेस्ट हो जाता है ये इनके पैसे। इसीलिए उसको बोलते हैं हम मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब हेर फेर करना, इधर से उधर करना। मोबिलाइज मतलब वैसा हेर फेर नहीं, मतलब चोरी वोरी नहीं करना, एक प्रॉपर सिस्टम से करना। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर द डॉक्यूमेंट। देखो उन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझाया हुआ है, तो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट की तरह होता है। लीगल एग्रीमेंट क्यों? क्योंकि देखो
इन्वेस्टर ने इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के भरोसे अपने पैसे लगाए और फाइनेंशियल बोरोवर ने इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के भरोसे उस पैसों को लिए और कहीं पे इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो ये एक लीगल एग्रीमेंट है इन दोनों पार्टीज के बीच में कि हम आपके पैसे ले रहे हैं और कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जैसे इससे कुछ रिटर्न जनरेट होगा तो हम आपको वापस दे देंगे, डिपेंड अपॉन कैसा एग्रीमेंट हुआ है उसके बेसिस पे। अब अगर डिबेंचर है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा और अगर शेयर्स है तो डिविडेंड दिया जाएगा, वट एवर द केस में बी। सो इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल असेट टू वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू अनदर पार्टीज। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो अब उन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताया क्या क्या होते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, डेरिवेटिव, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। ओके, नाउ फाइनेंशियल मार्केट attracts fund from investor and channelize them to a corporation। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। The term financial market represent a market which raise finance from a long term via capital market and short term via money market। Now understand there are two types of financial market। ठीक है, so financial market का एक कैटेगरी है जहां पे शॉर्ट टर्म फंड को मोबिलाइज किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, उस मार्केट को हम मनी मार्केट बोलते हैं। और दूसरा जो मार्केट है उधर लॉन्ग टर्म फंड को ट्रेड किया जाता है, उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में है, बट सिर्फ याद रखना शॉर्ट टर्म फंड के लिए कौन सा मार्केट, मनी मार्केट, और लॉन्ग टर्म फंड के लिए कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट। मतलब अगर मुझे 5 साल के लिए पैसा लग रहा है तो मैं कौन से मार्केट में जाऊंगी, कैपिटल मार्केट में। और अगर मुझे 2 दिन के लिए पैसा लग रहा है तो मैं कौन से मार्केट में जाऊंगी, मनी मार्केट में एज अ बोरोवर जाऊंगी। तो मतलब क्यों बैंक से कनेक्ट करने की मुझे जरूरत पड़ी फाइनेंशियल मार्केट को, तो आपको अब समझ में आया, क्योंकि बैंक भी समवट वैसा ही काम करती है जैसा है फाइनेंशियल, थोड़ा सा वे अलग है। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग अलग है, बट यस जो मेन क्रक्स है इन दोनों का काम करने के पीछे वो दोनों का सेम है। ठीक है, यस, तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उनकी वर्किंग कैसी है ना। और डिटेल में चलो पढ़ेंगे, तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बता दी है, बट ठीक है, 1 पॉइंट बाय पॉइंट हम कवर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क करता है, एज अ इंटरमीडियरी, एज अ मिडलमैन करके काम करता है, जहां पे उसका मेन वर्क क्या रहता है कि जिनके पास सरप्लस फंड है, जिनको हम इन्वेस्टर बोल रहे हैं, उनसे पैसा ले जाके किनको दे देना, किनको थमा देना, जो डेफिसिट यूनिट ऑफ इकोनॉमी है। So the financial market facilitate the transfer of real economy resource from the lender to a ultimate users। अल्टीमेट यूजर्स कौन है, बोरोवर्स। ठीक है, तो पैसा लेंडर से लेना और बोरोवर को थमा देना, तो रियल इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब पैसा। ठीक है, वही तो अल्टीमेटली सारी चीजें खरीदने के काम आएंगे ना बोरोवर्स को, उनको जो पैसा लग रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, ये बीच में मार्केट बैठा हुआ है और इधर पैसा आ रहा है इसके पास और इधर पैसा वो दे रहा है, ऐसा उनका कहना है। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स कर रहा है वो, कौन सा रिसोर्स, तो मनी वाला रिसोर्स। नाउ सेकेंड वन, प्रोडक्टिव यूज। नाउ अंडरस्टैंड द मीन ऑफ प्रोडक्टिव यूज। देखो, अगर मैं एक सरप्लस यूनिट हूं और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास और कोई सोर्स ही नहीं है, तो मैं उस पैसे को कहाँ पे रखूंगी, मेरे घर पे रखूंगी, या ज्यादा से ज्यादा मैंने बैंक को दे दिया। अब ज्यादा से ज्यादा मुझे घर पे रखने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कैश में तो मुझे आज मैं अगर मेरे पिगी बैंक में अगर मैं 500 रुपए भर भी देती हूँ, तो कल जाके उस पिगी बैंक को फोड़ूंगी, है ना, तोड़ूंगी, कुछ भी करूंगी, तो मेरे पास 500 रुपए आएंगे, कुछ आएंगे एक्स्ट्रा नहीं, मेरे पास 500 रुपए आएंगे। और अगर मैंने थोड़ा और दिमाग लगा के बैंक में जाके इन्वेस्ट कर दिया, तो बैंक वाले मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना इंटरेस्ट दे पाएंगे, 6%, 7%, है ना, तो उतना ही, मतलब इससे ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे मुझे। बट अगर यही चीज आप फाइनेंशियल मार्केट में आके करते हो, तो फाइनेंशियल मार्केट के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बोरोवर्स है आपके पैसे के, वो आपको रिटर्न में अच्छा खासा परसेंटेज दे पाते हैं। यस, मैंने रिसेंटली म्यूचुअल फंड वगैरह स्टार्ट किया, ज्यादा दिन नहीं हुए, मुझे ये समझने में बहुत देरी लग गई कि यस
एक्चुअली जो काम करता है ये फाइनेंशियल मार्केट, वो बहुत एक मैजिक की तरह काम करता है। टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड या शेयर्स किसी अच्छी कंपनी में लगाना, ये बहुत फ्रूटफुल मतलब फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए, रादर देन इन्वेस्टिंग इन नॉन प्रोडक्टिव सोर्सेज। मतलब यार बैंक आपको कुछ नहीं दे पाते, मेरी बात मानो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इनफैक्ट 20% पर एनम आपको रिटर्न मिलता है। मतलब आजकल तो आपके पास फोन है हाथ में, तो फोन के थ्रू आप ये थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो कि कितना मैजिकली काम करता है। अगर आप किसी मतलब अच्छे सोर्स में ये पैसा लगाओ, मतलब अच्छे कंपनी में अगर आप पैसा लगाओ या अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप पैसा लगाओ ऑफ म्यूचुअल फंड या एनी अदर जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, SIP जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी को ये वर्ड पता होगा, तो वो एक्चुअली बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे पाते हैं अगर आप पहले स्टार्ट करते हो। मतलब मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ट्रस्ट मी। ये मुझे मेरा जब जॉब लगा था ना, जब मैं पहली बार कमाना स्टार्ट हुई थी, तभी मैंने SIP करना स्टार्ट कर दिया होता ऐसा मेरा हर वक्त एक बहुत अंदर की गिल्ट रहती है कि शायद मैंने ये बहुत जल्दी SIP क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया रहता है, तो शायद आज मेरे पास लमसम अमाउंट क्रिएटेड रहता। इनफैक्ट आप थोड़ा सा रिसर्च करो गूगल पे कि अगर आप 5,000 से भी अपनी आज से ही SIP स्टार्ट करोगे, तो एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 45 आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस जमा हो जाता है, जो आप रिटायरमेंट फंड की तरह कैसे भी यूज कर सकते हो। और उस टाइम पे तो हम कमा नहीं सकते, तो घर खरीदना हो या एनी अदर असेट खरीदना हो, तो वो पैसा हम यूटिलाइज, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर पे भी इन्वेस्ट, मतलब जैसे ही वो बॉर्न होते हैं, तो आज के टाइम पे मतलब मोस्टली जो पेरेंट्स है वो SIP करते हैं, ताकि जब वो 18 ईयर का हो, जब वो 25 एज की हो, तो उसके शादी के लिए, नहीं तो उसके एजुकेशन के लिए वो फंड यूटिलाइज हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स दे पाती है, इसीलिए उन्होंने बोला है प्रोडक्टिव यूसेज होता है। सो द फाइनेंशियल मार्केट अलाउज प्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर, देयर एक्सेस फंड वुड बी रिमेन आइडल, बोरोड यूजेस दिस फंड फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, तो हमारे हाथ में जो सरप्लस यूनिट के हाथ में वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा घर में, बट अगर वो आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को दे दोगे जिनको वो रिक्वायर्ड है, तो आपका पैसा बहुत ही प्रोडक्टिव यूज में लगा सकते हैं और आपको रिटर्न भी अच्छा देंगे। और रिटर्न अच्छे देने की बात कौन से पॉइंट में दिया गया है? 3rd पॉइंट में। अब देखो, उनको वो प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं आपका पैसा, तो मतलब ही आपको रिटर्न भी अच्छा खासा देंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन देयर सरप्लस फंड, दस लीडिंग टू अ इनहैंसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल इनकम। तो इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है। देखो, अगर सरप्लस यूनिट उसे घर में रखेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो बोरोअर उससे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उससे और अच्छा इस्तेमाल करेगा, जिससे ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। और प्लस जो सरप्लस यूनिट के हाथ में कैपिटल, मतलब वो जो कैपिटल की बढ़ोतरी है, जिसका हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, वो भी साथ साथ में हो रहा होगा। मतलब मेरा जो 5 लाख है वो खाली फोकट नहीं बैठा हुआ है, वो खुद कमाने में लगा हुआ है मेरा 5 लाख। ऐसे मैं घर पे रखती तो 5 लाख का और डेप्रिसिएशन ही हो जाना था, क्योंकि भाई क्या होता है, इन्फ्लेशन के नाम की, मतलब इन्फ्लेशन नाम तो सुना ही होगा आपने। वो 5 लाख 10 साल के बाद मेरे लिए 5 लाख नहीं रहेगा, इनफैक्ट वो और कम वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये 5 लाख कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगी, तो उससे मेरे को टाइम टू टाइम पैसे जनरेट होके मिलेंगे, जिसको मैं इनहैंसिंग इनकम बोल रही हूँ। नाउ 4th वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब ये सरप्लस यूनिट से आता है, तो जब ये बोरोअर को मिलता है, तो उनका जो कैपिटल है वो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो अपना कैपिटल बना पाते हैं और वो कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। So financial market provide a channel through which saving flow to industrial and commercial organization in the form of capital. This leads to capital formation. तो ये कैपिटल के फॉर्म में उनके बैलेंस शीट में दिखता है, क्योंकि उन्होंने हमको शेयर्स दे रखा है, तो उनको उनके बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर करके दिखेगा लाइबिलिटी साइड में। ओके, सो 5th वन, प्राइस डिटर्मिनेशन।
ना फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो स्टॉक मार्केट है ना, क्योंकि वन ऑफ द मार्केट ऑफ फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस मार्केट का वन ऑफ द मार्केट इज स्टॉक मार्केट ऑल्सो। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली क्या होता है, कुछ सेलर होते हैं कुछ बायर होते हैं, और आपने देखा होगा कि जहां पे सेलर एंड बायर आ जाते हैं तो उससे क्या डिटरमिन होता है, उससे प्राइस डिटरमिन होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सो ऑलरेडी यू हैव रेड इन 11th ऑफ इकोनॉमी आई थिंक सो, डिमांड सप्लाई, कैसे ज्यादा डिमांड हुई तो प्राइस बढ़ता है, ज्यादा बायर आए तो, ज्यादा सेलर आए तो प्राइस घट जाता है। तो यही तो केस है ना फाइनेंशियल मार्केट में। देखो फाइनेंशियल मार्केट में कुछ सेलर है कुछ बायर है, सेलर मतलब बोरोअर और बायर मतलब इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए आए इन्वेस्टर्स, तो वो बायर हो गए, और बोरोअर बेचने के लिए आए तो वो सेलर हो गए। तो जब इनका मेल होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट का, उस सिक्योरिटीज का प्राइस डिटरमाइन होता है, और वही एक्यूरेट प्राइस होता है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करूं तो वो डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म से उसका प्राइस पता चल जाता है। सो इन्वेस्टर आर द सप्लायर ऑफ द फंड एंड द corporates are the users. The interaction between two and the other market factor will help in determine the price. तो जरूरी नहीं है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से हो, ये कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं एडिशनल इकोनॉमी में। जैसे इकोनॉमी में कभी वॉर डिक्लेयर हो जाता है, कभी क्राइसिस आ जाते हैं जैसे कोविड, तो चाहे डिमांड एंड सप्लाई कितना भी क्यों ना रहने दो, धपसा मार्केट गिरेगा जहां से प्राइसेस गिर सकते हैं। तो अदर फैक्टर्स के पे ऊपर भी ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है इस फाइनेंशियल मार्केट में वो डिटरमाइन होता है। नाउ सेल मैकेनिज्म, सो सेल मैकेनिज्म मतलब वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेचना थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो ये इजी हो जाता है इंटरमेडियरी के थ्रू। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ सेलिंग द फाइनेंशियल असेट बाय द इन्वेस्टर्स so as to offer the benefit of the marketability and liquidity of such asset. Okay, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो एडिशनली ये भी बोलना चाहते हैं कि देखो अगर मेरे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एज अ असेट है ना, मैंने किसी को दे रखा है, मेरे पैसे सरप्लस फंड दे रखा है और मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद रखा है। अगर मुझे आज के टाइम पे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू सेल, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ गई दोबारा से, पहले तो सरप्लस था लेकिन अभी कुछ ऐसे हालातों के वजह से मुझे वो मेरे पैसे वापस चाहिए, तो ये ऐसा मार्केट नहीं है जहां पे वो बोलेगा नहीं नहीं आपको अभी वेट करना पड़ेगा। वो बोलता है आप फाइनेंशियल मार्केट जाओ और फाइनेंशियल मार्केट में ये इंस्ट्रूमेंट तुरंत आप बेच सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको रखे रहो अपने घर में, आप कभी भी जाओगे आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो बिक जाएगा। उसी को हम बोलते हैं मार्केटेबिलिटी है आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, और लिक्विडिटी है, कभी भी वो इजिली कन्वर्ट हो सकता है कैश में। वही मैं अगर गोल्ड की बात करूं, जब हम गोल्ड पे इन्वेस्ट करते तो हमारे पापा दादा के जो जमाना था, या तो वो लैंड पे इन्वेस्ट करता था या तो गोल्ड पे इन्वेस्ट करते थे। तो लैंड पे भी वो इतना फास्ट मार्केटेबिलिटी नहीं हो पाता था, ये लिक्विडिटी नहीं हो पाता था, क्योंकि जो बायर होता था वो मार्केट में बहुत ढूंढने पे मिलता था। अगर मुझे 1-2 साल के बाद फंड की रिक्वायरमेंट है ना, तो मुझे आज से मेरे लैंड को बेचने की खोज करनी पड़ती हो, मतलब बेचना स्टार्ट करना पड़ता है कि यार बायर ना जाने कब मिलेगा मुझे। वैसे ही गोल्ड में आजकल जो सेलर है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो गोल्ड के सेलर हैं वो आपको कैश नहीं देते इन रिटर्न, वो आपको गोल्ड के बदले गोल्ड जरूर दे देंगे। जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कुछ हार है ना, तो मुझे ये बेचना है और पैसे लेना है, तो इजिली जो सेलर है ना वो खरीदेगा नहीं, वो बोलेगा आप इस हार के बदले हमारे यहाँ से कोई और सोना ले लो, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेगा। ये जनरल केसेस है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में आपको वो पैसे भी देते हैं, लेकिन यार कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है उसमें। फिर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गोल्ड भी नहीं, लैंड भी नहीं, आजकल का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बहुत अच्छा मार्केटेबिलिटी और जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू अदर असेट। ओके, नाउ 7th इज मोबिलाइजिंग फंड। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि जो अपने जो फंड है ना, उसको सही जगह पे जाना चाहिए, सही जगह पे लगना चाहिए। ये फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। तो क्योंकि मेरे पास पूरा स्क्रीन है मेरे सामने कंप्यूटर का, मुझे कौन से कंपनी पे इन्वेस्ट करना है
कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करना है ये मैं मेरे कंप्यूटर के थ्रू मोबालाइज कर सकती हूँ, फंड मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। तो idle fund in the hand of investor can be productively used by the corporate investor who have saving must be linked with the corporate and that require investment. So the financial market enable the investor to invest their saving according to their choices and risk assessment. This will utilize idle fund and economy will boom. तो एक मेरे पास अच्छा खासा ऑप्शन है कि मैं पहले मेरा रिस्क असेसमेंट करूं, मतलब मैं कितना रिस्क लेना चाहती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं मेरे पैसे इन्वेस्ट कर देती हूँ जो भी असेट पे, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे मैं करना चाहती हूँ। 8th वन ऑलरेडी जो सेल मैकेनिज्म है उसमें आपने पढ़ रखा है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ना वो ऑलरेडी ओपन रहता है ना, मतलब ऑलरेडी मतलब हर टाइम पे ओपन रहता है। कभी भी आप अपने जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है वो बेचना चाहते हो, उसके लिए बायर अवेलेबल रहता है। तो बहुत अच्छा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर लिक्विडेटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस मीन्स एट एनी गिवन टाइम द इन्वेस्टर कैन सेल देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट and convert them into a cash. This is important factor for investment who want to invest for a long period. So who do not want to invest for a long period. So मुझे आज इन्वेस्ट करना है बट मुझे 2 महीने के बाद पैसे चाहिए तो मैं निकाल सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है मुझे साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर रखना ही पड़ेगा, इवन इफ आई हैव इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड और नॉट। इजी एक्सेस। तो फाइनेंशियल मार्केट आज के टाइम पे, डिजिटल एरा के टाइम पे इतना इजी, मतलब आप 7 समुंदर पार जाके भी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो कहीं से भी, है ना। सी के किनारे बैठ के, इधर किसी के भी किनारे बैठ जाओ तो उधर से आप अपने जो स्टॉक मार्केट है वो अपना काम चालू रख सकते हो। So both investor and industry need each other. This financial market provide a platform where the both buyer and seller can find each other easily. ऐसा फेस टू फेस आने की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में कैसे मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे आपको जाना पड़ता था और आपके अपने जो कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो बेचना पड़ता था और किसी कोई खरीदता था, फिर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते थे एंड सो मच ऑफ हेडेक होता था। लेकिन आज ये सारी चीजें ऑनलाइन होता है, बैठे बैठे अपने एक बंद कमरे में भी आप स्टॉक मार्केट की पूरी दुनिया ट्रेड कर सकते हो। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यार ये जो पूरा सिचुएशन जो भी हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट के वजह से, इससे अल्टीमेट क्या हो रहा है, अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं, उनको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो पैसा उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं और वो लेके पैसा वो इंडस्ट्रीज अच्छे कामों में उसे लगा रही है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर पा रही है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, जो भी बोलो आप। अल्टीमेटली इंडिया का ग्रोथ होता है या किसी भी कंट्री का ग्रोथ होता है जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट रहता है। सो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू कैपिटल, मतलब जो सेविंग है, जो घर में रखा हुआ फालतू पड़ा हुआ पैसा है, उसको एक कैपिटल मतलब कैपिटल के फॉर्म में लाता है और वो कैपिटल बहुत अच्छा रिटर्न देता है किसी भी लेंडर्स को। तो ये तो मैंने अभी अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है भाई कि घर में सेविंग्स इज 0 इनकम आपको प्रोवाइड करेगा, बट वही आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, वो आप किसी शेयर्स में लगा दो, वो आपको आई थिंक सो कितना भी परसेंटेज, मतलब ये मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितना फ्रूटफुल होता है टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड। आप ये जरूर करो जिनको इनफैक्ट यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपने ये नॉलेज बांटना चाहिए कि भाई मम्मी अपने घर में पैसे मत रखो, ये कहीं पे लगा दो पैसे, है ना, कहीं पे लगा दो, मतलब किसी को भी किसी के हाथ में मत दो। बट ये जो शेयर्स है थोड़ा प्रॉपर नॉलेज लेके, या अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं रहेगा तो ब्रोकर के पास जाओ और ब्रोकर को वो पैसे दो। देखो आप 4-5 साल के पास, हाँ इजिली 1 महीने के बाद बोलोगे चलो दो मेरा परसेंटेज के साथ मेरे फंड, तो वैसा नहीं रहेगा, इट टेक टाइम। बट जब वो टाइम लेके जब आपके पास रिटर्न में पैसे आएंगे ना, तो देखोगे आपके डबल ट्रिपल पैसे हो जाएंगे वो। हाँ मैं मजाक नहीं कर रही यार, किसी को मजाक लगता है लेकिन मजाक नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये अभी रिसेंटली मेरे सेविंग्स के साथ होते हुए देखा है। तो ऑफ कोर्स तो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, पहले नहीं किया था तो मेरे को थोड़ा सा
ये लगता था कि यार ऐसे थोड़ी होता है, फिर तो सब कोई पैसा कमा लेगा। इसीलिए तो आजकल बोला जाता है कि फाइनेंशियल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट थी, लेकिन स्टिल लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज था मेरे पास। तो इन कोविड टाइम मैंने थोड़ा सा स्टडी किया स्टॉक मार्केट का एंड स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट, एंड सीरियसली यार क्या बोलूं, मैजिक ही हो गया। डबल हो गए मेरे पैसे, चलो बता ही देती हूँ, डबल हो गए मेरे पैसे। तो अब कितना डबल हुआ वो नहीं बता सकती। हाँ, ये पूरा यूट्यूब में पूरा फैल जाएगा कि इतना मैम डबल करके बैठी है ना। तो नहीं, इतना ज्यादा नहीं हुआ, प्लीज इतना दिमाग मत दौड़ाओ। चलो, तो आज के लिए इतना ही। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट 10 के 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फॉर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।